बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं घासीराम कोतवाल नाटक में घासीराम का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके पार्ट ए में हमने कुछ क्वेश्चन का आंसर कवर कर लिया था। जो छूट गया था वह मैं आगे करने जा रही हूँ। इसी प्रकार एक बार कुछ बाहर के ब्राह्मण पूना में आते हैं। वह भूख लगने पर एक बगीचे से कुछ फल लेकर खा लेते हैं। जब घासीराम को मालूम होता है तो वह उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में एक संकरी सी कोठरी में कैद कर देता है। रात्रि के समय उनमें से 22 ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पूना शहर की जनता घासीराम के अत्याचारों से थर थर कांपती है। घासीराम स्वयं कहता है, हम बादशाह पूना शहर के बेताज बादशाह जे नाबदान में कुल बलाते कीड़ों का शहर हमसे मांगता पनाह। अपराध बोध से ग्रस्त घासीराम पूना शहर का कोतवाल तो बन जाता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे अपनी लाडली पुत्री ललिता गौरी को नाना फडणवीस की ऐश-गाह पर भेजना पड़ता है। जब घासीराम पूना शहर पर कोतवाल बनकर शासन करता है तो साथ ही उसका हृदय इस बात से भी दुखी है कि उसकी पुत्री नाना फडणवीस के पास सुरक्षित नहीं है। घासीराम सोचता है कि नाना फडणवीस उसकी बेटी की नर्म जवानी को चीत कर चाब रहा है। घासीराम एक पुत्री का पिता है। अन्य पिता के समान उसकी भी इच्छा है कि उसकी पुत्री का विवाह एक अच्छे लड़के के साथ हो। इसलिए वह कुछ ब्राह्मणों को वर की खोज के लिए भेज देता है। वह ये भी कहता है कि अगर उसकी पुत्री के लिए अच्छा सा वर मिल जाए तो वह उसे सोने चांदी से लाद देगा। नंबर 7, पुत्री की मृत्यु से दुखी नाना फडणवीस का अब ललिता गौरी से मन भर चुका है। वह कुमारी थी किंतु गर्भवती थी। नाना फडणवीस पहले चंदादाई से उसका गर्भ गिराने का प्रयास करता है, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो उसे मरवाकर जमीन में गड़वा देता है। जब घासीराम को ये सब मालूम होता है तो उसका मन दुखी होता है। वह अपनी बेटी की इस दशा के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता है। नंबर 8, नाना की कुटिल राजनीति का शिकार घासीराम स्वयं को चालाक समझता है, लेकिन वास्तव में वह नाना की कुटिल राजनीति का शिकार हो जाता है। नाना के लिए अब घासीराम की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। घासीराम उसके लिए खतरा बन सकता था। नाना को डर था कि कहीं अपनी बेटी की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसका वध न कर दे। इसलिए जब पूना शहर के ब्राह्मण नाना के पास घासीराम की मृत्यु का फरमान लेकर आते हैं तो नाना तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर देता है। नंबर 9, दुखद अंत घासीराम पर 22 ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष था। इसलिए जब पूना शहर के ब्राह्मण नाना के पास घासीराम की मृत्यु का फरमान लेकर आते हैं तो नाना उस पर न केवल तुरंत हस्ताक्षर करता है, बल्कि ये भी आदेश देता है कि उसकी मृत्यु से पहले उसे बुरी तरह बेइज्जत किया जाए। नाना आदेश देता है कि उसका सिर मुंडवाकर उस पर सिंदूर छिड़क दिया जाए, उसे ऊँट पर उल्टा लटका दिया जाए, फिर उसे हाथी के पाम से बांधकर छोड़ दिया जाए। इसके पश्चात उसे पत्थर मार कर मार दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। ब्राह्मण लोग पत्थर मार कर घासीराम को मार देते हैं। उसके मरने पर नाना फडणवीस कहता है कि पूना शहर में एक अत्याचारी शासक का अंत हो गया। वह घासीराम के मरने पर ब्राह्मणों को बधाई देता है और साथ में ये भी आदेश देता है कि पूना शहर में 3 दिन तक जश्न मनाया जाए। नाना फडणवीस एक बार फिर से ब्राह्मण लोगों के साथ भोग विलास में डूब जाता है। इस प्रकार घासीराम कोतवाल नाटक का प्रमुख पात्र है। लेखक ने घासीराम के चरित्र द्वारा बताया है कि जे समाज घासीराम जैसे को जन्म घासीराम की हत्या कराने के वाले फडणवीस भी इसी समाज में मौजूद होते हैं। लेखक ने बताया ये स्थिति ना तो नई है और ना ही पुरानी, ये किसी कालखंड या भूगोलिक सीमा में भी बंधी हुई नहीं है। नाटककार ने घासीराम को इस नाटक में एक प्रतीक बनाकर पेश किया है जो अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं।
इसके लिए उन्हें भले कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। घासीराम का चरित्र चित्रण करने में नाटककार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। धन्यवाद।